Hello student, welcome back to my channel Curious Brain Physics. My name is Pratik Rajput and I am your physics teacher. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो आज हम उसका एक और एप्लीकेशन पार्ट देखने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो लेक्चर नहीं, अगर वो आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो ये वाला लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। बेल आइकन में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। आज हम देखने वाले कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। चलिए देखते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्केलर प्रोडक्ट। आपको ये दो वेक्टर गिवन है और इन दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है बेटा वो है थीटा। चलिए आइए देखते हैं। आज हमें निकालना है ए वेक्टर। ये जो ए वेक्टर है इसका कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर के अलोंग, यानी इसकी डायरेक्शन में आपको ए का कंपोनेंट निकालना है। रिजोल्यूशन वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ये जो एंगल थीटा है ये जिस भी वेक्टर के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या किसी वेक्टर के साथ जिसके साथ भी ये थीटा एंगल सबटेंड करेगा वहां होगा इसका कॉस वाला कंपोनेंट। तो वेक्टर बी की डायरेक्शन में अगर ए को रिजॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ बी के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, तो यहां पर जो कंपोनेंट आने वाला है वो आएगा आपका ए कॉस थीटा। आपको ये ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। इसका इस जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आप जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर करोगे तो आपको बार बार इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने डॉट प्रोडक्ट का आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे ए कॉस थीटा। तो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट इस वेक्टर के अलोंग हमने निकाला है वो आया ए कॉस थीटा। क्यों आया ए कॉस थीटा? क्योंकि ए वेक्टर बी के साथ थीटा एंगल पर सबटेंडेड है, तो जिसके साथ थीटा एंगल होता है मैंने आपको बताया था वो कॉस कंपोनेंट लेता है, तो आपको ए के मैग्नीट्यूड के साथ कॉस थीटा लेना है। ये रिजोल्यूशन वाले चैप्टर में मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए देखते हैं। ए कॉस थीटा की आपको वैल्यू फाइंड करना है। इसको लिखते कैसे हैं बेटा? आप फाइंड कर रहे हो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में। ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो चलिए इस ए कॉस थीटा की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस थीटा की ए तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कॉस थीटा की वैल्यू है, इसको आपको पुट करना है यहां। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो निकलेगा वो होगा ए, यहां पर क्या है ये ए का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर साइन तो है नहीं। आप जानते हो यहां पर जो लेते हैं वो मैग्नीट्यूड लेते हैं। और कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये ए के मैग्नीट्यूड से ए का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, आपको जो मिलेगा वो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आपको ये बचा।
ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड हो गया। अगर आपको पूछा गया है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में निकालिए, तो लिखने का तरीका तो ये हो गया। इसको पढ़ते हैं कि ए का जो कंपोनेंट है वो बी की डायरेक्शन में, ए का हमने कंपोनेंट लिया है बी की डायरेक्शन में, और इसको इस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको जस्ट डॉट प्रोडक्ट करना होगा। यानी ए आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इस तरह से दे रखा होगा। बी की भी कोई वैल्यू होगी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और डॉट प्रोडक्ट उनका कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से, के का के से। आपको बस कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, और आई का आई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, और बी के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है। तो ये आपका फाइंड हो जाएगा ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है बेटा, जस्ट सिंपल है। आपको ये तो पता ही है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में ए cos थीटा आने वाला है। जस्ट आपको उस cos थीटा की वैल्यू रखनी है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये जो निकाला है अभी। अब इसको याद कैसे करना है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, कुछ नहीं, आपको बस डॉट प्रोडक्ट लेना है ए और बी के बिटवीन, और जिसकी डायरेक्शन में आप इसका कंपोनेंट निकालना चाहते हो, ए का कंपोनेंट हम निकालना चाहते हैं, किसकी डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, बी की डायरेक्शन में, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, या बोला जाए लिखने का। तो ये इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट हो। आप जानते हो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी कैप, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। क्या ये बी कैप कैसे लिखा हमने, वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है, वही यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ लिखा है। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में। इस तरह से निकालते हैं कंपोनेंट एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, कंपोनेंट निकालने का ये तरीका हो गया। अब जो यहां पर है ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, अभी भी यहां पर भी जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट है। अब ये बी कैप है तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर है पर है वेक्टर, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही है अभी भी। बस यहाँ पर इसका बी का मैग्नीट्यूड अब 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बन गया है, इसमें डायरेक्शन भी और इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो जब 1 का आप मल्टीप्लाई करोगे किसी से, अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड आपको 5 गिवन है, तो जब आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे इसके मैग्नीट्यूड से तो वो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए का आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड आपको 5 गिवन है, और बी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आप जानते हो 1 होगा। तो बेटा जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट की जो फॉर्मूला है वो ये है, ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 1, 5 इंटू 1 5, और cos थीटा। अब ये एंगल देखना पड़ेगा कि इनके बिटवीन एंगल क्या है। अगर ये दोनों एक्स एक्सिस होते हैं यानी आई कैप होता है तो 1 आ जाएगा, आई और जे का अगर डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड किया तो वो 0 आ जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि इनकी डायरेक्शन क्या है। अगर जनरल फॉर्म में बात की जाए तो ये आपका निकल के आया है इसका लिखने का तरीका या फॉर्मूला। चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं चाहे आप इस तरह से, ये दोनों ही बात एक ही है। तो ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। चलिए बेटा एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। अब हम बी का कंपोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं ए के अलोंग, यानी बी का कंपोनेंट हम फाइंड करना चाहते हैं ए के अलोंग। तो आप जानते हो अगर बी का कंपोनेंट आप ए के अलोंग फाइंड करना चाहते हो तो इनके बिटवीन जो एंगल है वो थीटा, तो यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा। अब हम बी का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं ए की डायरेक्शन, तो मैं इसको रब कर देता हूं।
अब हम निकालना चाहते हैं b का कंपोनेंट, किसकी, a की डायरेक्शन में। वो क्या होगा, वो होगा बेटा b cos थीटा, b cos थीटा, b cos थीटा होगा। तो अब आपको b cos थीटा, b तो मैग्नीट्यूड है, ये हो गया b, और cos थीटा की वापस से वही वैल्यू आपको पुट करनी है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब आप जानते हो b से b जब कैंसिल होगा तो आपके पास जो है निकल के आएगा b, यहां से b और b कैंसिल हुआ तो ये आ गया आपके पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये कैसे लिखना है डायरेक्ट, बार बार आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट लिखने का तरीका है कि अगर आपको b का a के अलोंग कंपोनेंट चाहिए तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए a और b का, और जिसके अलोंग चाहिए आपको b का कंपोनेंट चाहिए a के अलोंग तो a का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका आ गया। और इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, अब आप जानते हो वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड a, ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा a कैप। तो ये हो गया आपका लिखने का तरीका, इस तरह से लिखते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट करना सिखाया था, ये वही है, कुछ अलग नहीं है। आपको डॉट प्रोडक्ट मैंने करना सिखाया हुआ है, जस्ट उसको मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ भी देखा जाए, अगर आपको इस फॉर्म में दिया है, यहाँ भी कुछ नहीं करना, यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है, ए और बी का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड गिवन होगा, आप जस्ट डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर आपको करना आता है तो आप कंपोनेंट भी आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसका एक एप्लीकेशन। अब आपसे पूछा गया है, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वो ये पूछा जा सकता है कि अभी जो आपने फाइंड किया ये b cos थीटा, यानी ये कंपोनेंट आपने फाइंड कर लिया, b cos थीटा आपने फाइंड कर लिया है। आपसे पूछा गया इस b cos थीटा के, ये जो आपने कंपोनेंट फाइंड किया, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आप बताइए, इसके परपेंडिकुलर वो क्या होगा, चलिए वो देख लेते हैं। आप जानते हो कि जब भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, अभी हम मान लेते हैं b cos थीटा के परपेंडिकुलर आपसे पूछा गया कि b cos थीटा के परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी, तो b cos थीटा ये है। आप जानते हो जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो जो दो कंपोनेंट आते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर b का एक कंपोनेंट ये हो गया तो आपको साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस तरह से लेना है कि b उनके कहीं मिड में लाई करे, मतलब मिड का मतलब है a ये है, ये b है, ये है a और b। जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व कर रहे हो वो इस तरह से लाई करे कि एंगल θ1 θ2 कुछ भी हो सकता है, पर वो इस तरह से लाई करे कि इससे बाहर जो दो कंपोनेंट है कॉस और साइन के, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो। तो हम b को रिजॉल्व करना चाहते थे, तो एक कंपोनेंट हो गया cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा sin थीटा। तो क्या sin थीटा सर हमें इसके 90 डिग्री पर लेना है, ये तो पता है कि cos के 90 डिग्री पर ही sin वाला कंपोनेंट आएगा। तो अब इसके 90 डिग्री पर अगर हम देखें तो अगर हम इस डायरेक्शन में या कहीं भी डायरेक्शन में लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व करना चाहते हो वो उनके बिटवीन कहीं लाई करना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास, ठीक से बनाते हैं इसको, b sin थीटा, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा कॉस और साइन वाले कंपोनेंट के बिटवीन जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ये जो आपने वेक्टर फाइंड किया है, अभी क्या फाइंड किया है, बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की डायरेक्शन में, और आपसे पूछा गया कि आप इसके परपेंडिकुलर में बताइए कौन सा वेक्टर होगा, तो वो होगा आपका बी साइन थीटा, बी साइन थीटा।
ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ये इसके कैसा होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। ये कॉस वाले से परपेंडिकुलर होगा साइन थीटा। तो बस यही दो एप्लीकेशन और थे आपके स्केलर प्रोडक्ट में, और इसी के साथ ये टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट आपका खत्म होता है। तो बेटा ये तो क्लियर हो गया कि बी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपने निकाला, आपको समझ आ गया कि कैसे बी साइन थीटा आया, वो इस कॉस के परपेंडिकुलर है। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। उस वाले टॉपिक का यूज जो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का, जब हम सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन, मोशन वाला चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे तो उसका एप्लीकेशन आपको वहां देखने को मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट वाले टॉपिक को पढ़ाने से पहले मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले। डिटर्मिनेंट के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पहले डिटर्मिनेंट का अपलोड करूंगा, उसके बाद में अपलोड करूंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर। तो डिटर्मिनेंट वाला जो लेक्चर होगा वो आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच टू द लिसनिंग।